ऑल स्टूडेंट, ऑल इन माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यानी भाइयों बहनों माताओं और जो हमारे शिक्षक बंधु हैं और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उन सब के लिए मेरा सबको नमन वंदन और सबके प्रति मेरा सलाह और एडवाइस है कि यदि आप बच्चे का परिवेश केवल विद्यालय में दिला देने से उसे सब कुछ हासिल नहीं हो जाता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, जहाँ पर भारी भरकम फीसें लगती हैं वहाँ तो आप तय समय अनुसार अपने बच्चे का प्रवेश दिलाते हैं और उसकी सारी व्यवस्था एक क्लास की करके भेज देते हैं और मिलता कुछ नहीं। और दूसरा, जो छोटे विद्यालय हैं, छोटे तबके, जिनके यहाँ आधुनिक उस तरह सुविधाएं नहीं हैं, आधुनिक सुविधाएं नहीं है और केवल वहाँ गुणवत्ता परक और संस्कारवान शिक्षा दिया जाता है, वहाँ अपने बच्चे से, क्योंकि यहाँ गरीब घर के ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो गरीब के बच्चे जैसे प्राइमरी में आते हैं उसी तरह यहाँ पर भी आते हैं, तो क्या करते हैं, अपने बच्चे से कहीं गेहूँ कटवाते हैं, कहीं उनको खेती के कार्य में लगा लेते हैं, कहीं उनको इतना ध्यान नहीं रहता है कि अपने बच्चे के प्रति वह कुछ ध्यान दे सके। तो मेरा उन लोगों से, लेकिन एक काम कराना, बच्चों को इन्वॉल्व कराना वर्क के लिए, ये आपकी मजबूरी भी है, लेकिन यदि थोड़ा सा समय और ध्यान निकाल करके थोड़ा समय और ध्यान दें तो अपने बच्चे को समय अनुसार विद्यालय भेजें और समय से उसका कॉपी किताब पुस्तक, जैसे कि नए सत्र का आज 21वां दिन चल रहा है, 21वां। अभी तक वैसे बड़े विद्यालयों में लगभग 90% लोग कॉपी किताब सब कुछ खरीद चुके हैं। यहाँ छोटे बच्चों में वही है मनमाना आना जाना, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, सारा दोष उसमें माता पिता का है। बच्चा तो बच्चा ही है, वो केवल आपसे जिद कर सकता कि पापा हमारे लिए किताब खरीद लीजिए, हमारा प्रवेश करा दीजिए, लेकिन आप अनसुनी करके रह जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल, इसके बाद आप वही पछताएंगे। और जितना हमने देखा है, जो बच्चे अपने माता पिता की परिस्थितियों को, वो चाहे बड़े घर का लड़का हो चाहे छोटे घर का लड़का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो, जिसने माता पिता की परिस्थितियों को ध्यान दिया है वही बच्चा आगे चलकर उसका सेहरा बुलंद होता है। जैसा कि अभी यानी 8 तारीख को रिजल्ट आया CGL का, उसमें हमारे 2-3 पढ़ाए हुए बच्चे संघर्ष कर रहे थे 3-4 साल से, आज वो सफल हुए हैं। एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ है, एक आया है उसमें इनकम टैक्स में आया है, एक सेल टैक्स में आया है। तो इस तरह से जो लड़का संघर्षशील होगा, जैसे घर की नींव यदि मजबूत होती है तो कई मंजिला लादा जा सकता है। इसलिए सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, जूनियर प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उनको कहीं, और हम देखते हैं जैसा कि आज हमारे विद्यालय की बात है, 3-4 लड़के घर से निकले और घर से वही घर पर ही निकल करके घर पर गोली खेल रहे हैं, लेकिन घर वालों को इतना नहीं पता है कि हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा है, घर के सामने ही। किस चीज़ की कमी है? ये गार्जियन की कमी है, गार्जियन की कमी है। उससे तुरंत कंसल्ट करें। विद्यालय सबके पास, अब हर विद्यालय से अटैच सबका एक ग्रुप है, नंबर है, फ़ोन करके पूछना चाहिए कि बच्चा हमारा पहुंचा विद्यालय कि नहीं। और जब आप खुद ही अधूरी व्यवस्था करते हैं तो आप पूछने के कोई हकदार भी नहीं बनते हैं। दोनों बातें हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि बच्चे को समुचित व्यवस्था, कॉपी किताब यूनिफॉर्म से जब पूर्ण करा देंगे तो बच्चे के अंदर भी उत्साह जगता रहेगा। और मेरा एक निवेदन और है हर माता पिता से, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो आप चाहे उसकी कमाई 5 लाख हो चाहे उसकी कमाई 5 रुपया हो, लेकिन अपने बच्चों को रियलिटी कभी नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास
इतना मुद्रा है। यदि आपने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप अपने बच्चे को उसके मुमागा अनुसार सुख सुविधाएं दे दिया तो अपने फ्यूचर में कुछ नहीं बन सकता। मेरा चैलेंज है। मैं 95 से लेकर के आज कई साल हो गया मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और सैकड़ों लड़के आज मेरे द्वारा इम्प्लाई भी हुए हैं, 8-10 तो सीजीएल में गए हैं, 2 तो पीसीएस में गए हैं। तो मैं तो स्वयं 15 साल से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन 2-2, 3-3 बार असफलता मेरे हाथ लगी। तो मैं मेरे अंदर निराशा आया, मैं होपलेस हुआ, मैं डिप्रेशन में गया। लेकिन फिर उपचार हुआ, फिर ऐसी परिस्थिति मेरी आई। मैं लॉ का भी प्रैक्टिस कर रहा था, वकालत भी पेशे में गया, लेकिन वहाँ मुझे मैंने देखा केवल घूस ही घूस है। आज वर्तमान परिवेश, ऐसी राजनीतिक प्रणाली हमारी दूषित हो गई है। जैसे कि अभी गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा आरक्षण हमें मत लीजिए। यदि आप आरक्षण की बात विरोध करते हैं तो आरक्षण आप अपने घर पर रखिए। आप हमारे अनुसूचित जनजातियों से और मुसलमान भाइयों से या हमारे अन्य बिरादरी से, इनसे आप वोट मत लीजिए। जो आज हेलीकॉप्टर से आप उड़ रहे हैं, 10-10 विद्यालय के प्रबंधक और सब बने हैं, किसके बल पर बने हैं? आप जन्म से लेकर नहीं आए हैं, सब कुछ आपने यही अर्जित किया और हम लोगों के गाढ़े खून कमाई पसीने का ही आपने अर्जित किया है। ऐसे तमाम मंत्री विधायक बने हुए हैं जो कि हम लोगों के परिश्रम से, जिसको आप अछूत और अल्पसंख्यक मानते हैं, उन्हीं के द्वारा आप करते हैं। आप अपने को हिंदूवादी संगठन सब बनाते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप हमारे यहाँ आज हमको अनुसूचित जान करके, अछूत जान करके, बैकवर्ड जान करके, मुस्लिम जान करके आप हमसे वोट मत लीजिए, तब तो मान लें। लेकिन जब आपको वोट की राजनीति आती है तो आप धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को यही नहीं पता है कि कौन स्लोगन किसने दिया। उन्होंने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनको ये नहीं पता है किसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। अब बताइए, आप राजनीति करने लायक हैं? जब अंगूठा टेक, वही है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से भाजी टका से खाजा। जहां का राजा स्वयं अपने को फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, किसके कारण से? अंधविश्वास धर्म के नाम पर चढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे देश की वर्तमान परिवेश चल रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा है लखनऊ में, वहां नेताओं के द्वारा, हमारे तमाम पूर्वजों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा आग लगाई गई। वहां तमाम ऐसे बेघर हुए हैं बेचारे, लेकिन कोई भी नेता, वो चाहे समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी नेता उनकी हाल चाल देखने के लिए नहीं आया। वहां तो आए कुछ समाज सेवी वर्ग के लोग आए हैं जो उनके लिए उनका खाना रहने पीने सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब वहाँ बिहार में, बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो यानी झूठ के पुलिंदा है, झूठ के पुलिंदा जो बांधे हुए हैं, उनको वहाँ की चिंता है देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, इनको इसकी चिंता नहीं है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं, यहाँ के नागरिकों की चिंता नहीं। इनको चिंता क्या? कुर्सी की। इनको कुर्सी मिले, चाहे हिंदू मुस्लिम कटे, चाहे जो। जहाँ तक मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूँ, जैसे कि 69,000 शिक्षक की भर्ती आई, आज तक वो लटकी हुई है, आज तक उसका सही न्याय नहीं मिल पाया है। दूसरा यूजीसी बिल कमीशन है। मैं उन सवर्णवादियों को कहता हूं कि आप इतने बड़े वो हैं तो आप छोड़ दीजिए, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप उसका विरोध करते हैं तो आप
हम बैकवर्डों के पास, अनुसूचित जन के पास मत जाइए। जैसे महिला बिल की बात आई, हमको 543 पर 33% दीजिए। और देखिए महिलाओं को आज जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो हमें पहले जो हिंदू कोड बिल पास हुआ था, हिंदू कोड बिल में जो आया उसमें महिलाओं को चार दीवारी में बात कर रखा था, चाहे जिस धर्म की महिलाएं हो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम हो, उनके केवल घरेलू कार्य करवाए जाते थे। उनका काम क्या था, आप बच्चा पैदा करिए, बच्चे का पालन पोषण करिए, आप घर का एक नौकरानी के रूप में रहिए। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हर धर्म की महिलाओं के लिए, वो चाहे सवर्ण वर्ग की महिला हो, चाहे SC बैकवर्ड की महिला हो, चाहे मुस्लिम वर्ग की महिला हो, सबके लिए उन्होंने समान अधिकार दिया। जो आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे राजनीतिक सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो, तो यहाँ वो सब उनके द्वारा चयनित हो रही हैं, तो उनकी खुली छूट मिली है। तो मेरा सभी वर्ग की महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आप अंधविश्वास में ना फंस करके आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपना श्रद्धेय मानकर उनको पूजिए, और जो कि आपको तमाम प्रकार की सुविधाओं से उन्हें, जैसे कि आप अभी वर्तमान अम्बेडकर नगर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ प्राची प्रज्ञा सिंह यहाँ के वर्तमान IPS जो 2017 बैच की हैं, और ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS से यहाँ की जिला अधिकारी हुई है, और एक उप जिला अधिकारी, एक जो है सदर की जो महिला SDM उप जिलाधिकारी, एक अपर जिलाधिकारी, एक उप जिलाधिकारी यहाँ सदर की हुई है। तो चार महिलाओं का यहाँ उच्च शीर्ष स्तर पर वर्चस्व कायम हुआ। ये किसकी देन है? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के द्वारा लिखी गई देन है। तो लेकिन अब कितना संविधान के बारे में बताएं, 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने अपना अम्बेडकर ने पेश किया, तो वहां जब यहाँ इन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से इनका निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, गांधी जी से आमरण अनशन पे बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए भी या तो आप आमरण अनशन में बैठ गए, लेकिन आप जहां हम अछूतों का उनका हित था, वहां आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दुर्भाग्य की बात यह है, जब अंगूठा टेक ही सारे मंत्री विधायक हो जाएंगे तो उनके पास क्या होगा? अभी शिक्षित समाज जहां होगा वहीं पर विकास होगा। जिस देश की शिक्षा प्रणाली जितने सुदृढ़ होगी और जिस घर का शिक्षा प्रणाली जितने सुदृढ़ होगा, वह देश, वह समाज, वह गांव उतने ही विकसित होगा। जैसे कि जौनपुर जिले का नाम आता है, जौनपुर जिले का नाम आता है, वहाँ एक गांव है जौनपुर से सटा ही गांव है, जहाँ के डॉक्टर इंदु प्रकाश विदेश में एम्बेसडर रह चुके हैं। वहाँ के लगभग 465 IAS, IPS, PCS अधिकारी हैं। गोधना गांव और कुद्दूपुर से सटा गोधना गांव है। तो जो संघर्ष करेगा वही फल भी पाएगा। लगाएंगे बबूल का पेड़ तो आम हमको थोड़ा मिलेगा। जब लगाएंगे आम का पेड़ तो आम ही मिलेगा, बबूल नहीं मिलेगा। जब आप बबूल लगाएंगे तो आम का पेड़, आप कोशिश मत करिए कि आम का फल हमको खाने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ फिर आपको अपना टॉपिक देने जा रहा हूं। यदि मेरे बातों को जहां तक पहुंचते हैं, यदि जो समर्थक इस पर कमेंट करेंगे और जो नहीं समर्थक वो भी कमेंट करेंगे, जो यदि किसी को बुरा लगे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो कट सत्य है वो सबको बुरा लगता है। सत्य चीज हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि मीठा बोलने वालों के लिए हजार लोग साथ रहते हैं,
लेकिन जो कट बोलता है, सत्य बोलता है, वो हमेशा अकेले चलता है। चाहे सुकरात को ले लीजिए, चाहे आइंस्टीन को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, जितने भी हमारे देश में या विदेश में जितने भी आविष्कारक हुए हैं, जितने भी संत। और देखिए दूसरी चीज मैंने आपसे ये भी बता देना चाहता हूं कि रावण ने जब सीता जी का हरण किया था तो क्यों वो साधु का भेष बना के किया था, और तब वहां एक स्त्री का हरण किया था। तो उसने यह सिद्ध कर दिया कि आने वाले कलयुग में जो साधु होंगे उनका काम केवल क्या होगा, स्त्रियों का शोषण, स्त्रियों का शोषण। इसलिए हमें इन कलयुगी बाबाओं से बचना है। अभी आप आसाराम जी को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए, ये लोग क्या हैं, सब लोग नंबर 1 के बलात्कारी हैं, लेकिन हमारी सरकार उनके पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है, क्योंकि वो भी उसी में आइंस्टीन फाइल जो है वो भी उसमें सब लोग विलुप्त हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ अपने असली टॉपिक पर चलता हूं। आज का सुविचार, जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई, टॉपिक है जिंदगी की सच्चाई। इंसान दो लोगों की कमी नहीं भूलता है। इंसान दो लोगों की कमी को कभी नहीं भूलता है। नंबर 1, जो मुश्किल में साथ खड़े रहे, जो मुश्किल में साथ खड़े रहे, और दूसरा जो मुश्किल में आपको छोड़ दे, एक दूसरा जो मुश्किल में आपको छोड़ दे। आप बड़े चैन से सो रहे हैं, आपके सामने ऐसी समस्या लाकर आपको खड़ी कर दे कि आप किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे, तो ऐसे दो लोगों को कोई भूल नहीं सकता है। दूसरा है, अपनी हार जीत पर इतना गरूर ना कर, अपनी हार जीत पर इतना गुरूर ना कर ए बंदे, अपनी हार जीत पर इतना गुरूर ना कर ए बंदे, मिट्टी से पूछ सिकंदर कहाँ है, सिकंदर कहाँ है। जो सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, विश्व विजेता, आज पूछिए वो सिकंदर का है। अपने पास तमाम देशों पर आक्रमण करते हुए उसने विजय को हासिल किया, क्या कुछ साथ लेकर गया। उसने कहा था, जब मेरी अर्थी जाएगी तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या मरते समय आपको सफेद हुई कफन मिलता, ना उसमें थैला होता है ना कुछ। तो भैया संतोषम परम सुखम। और तीसरा है, नाम धर्म का लिया जाता है, नाम धर्म का लिया जाता है, खेल सत्ता का खेला जाता है। नाम धर्म का लिया जाता है, खेल सत्ता का खेला जाता है। कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। कहीं खेत सूखते हैं, कहीं खेत सूखते हैं, कहीं जंगल कटते हैं, कहीं चुपचाप मरते हैं। नदियां और जो इनके लिए खड़े होता है उसी को गलत बताया जाता है। चौथा है, भरोसा सभी पर कीजिए, भरोसा सभी पर कीजिए किंतु सावधानी से, भरोसा सभी पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं, क्योंकि जब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पांचवा है, धोखेबाज लोगों के अंदर एक ऐसी बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो बोलते बहुत मीठा है, वो बोलते बहुत मीठा है, आस्तीन के सांप होते हैं। अंतिम है, जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान मिलता है और इंसान से अनुभव मिलता है। आज का विचार बाई जेपी वर्मा, 21 अप्रैल 2026। तो आज का टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब
उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी तथा मशीन की घिसावट को घटा दिया जाए, यानी जो मशीन उसमें प्रयोग किया जाता है उसमें जो घिसावट, उसमें जो कमियां आती है, उसमें लागत जो आता है उसको घटा दिया जाता है, तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान 1867 में दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय गणना के लिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में बांटा है। प्रथम है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और दूसरा विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, वास्तविक आय, वास्तविक जायदाद और वैयक्तिक एवं सामुदायिक सेवाएं। ये तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ हमने कहा है गणना विभाजित किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना विभाजित किया जाता है। भारत में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 14, 28 एवं 58% है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना सर्वप्रथम प्रोफेसर BKR व बी राव द्वारा की गई थी। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1951 से 1980 के बीच हमारी अर्थव्यवस्था वास्तविक वृद्धि दर 3.4 के बीच थी। इसके लिए यूरोपीय देशों द्वारा कमेंट के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया। इस अवधारणा को प्रोफेसर रामकृष्ण ने भी समर्थन दिया, लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था में विकास दर 6% से ऊपर हुई तब इसे सेकुलर ग्रोथ रेट अर्थात दीर्घकालिक विकास दर या चिरकालिक विकास दर कहा गया है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का आधार वर्ष 2004-2005 है। भारत में सांख्यिकी प्रणाली का पिता PC महालनोबिस हैं। सांख्यिकी के पिता कौन है? PC महालनोबिस को माना जाता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया वैसे वैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती गई। विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति आय वाला देश कतर को माना जाता है, जो बहुत छोटा सा देश है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तगड़ा है, कतर को माना जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य है, जो सबसे छोटा है, और सबसे निम्नतम आय बिहार राज्य का है। आर्थिक समीक्षा 2013-14 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्यों पर 74,920 रुपये है, और अब तो और बढ़कर हो गया, 1 लाख से ऊपर हो गया है। जबकि स्थिर कीमतों पर 39,961 रुपये हैं। प्रति व्यक्ति आय में गोवा का प्रथम स्थान है,
जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ 31,229 रुपये है। देश की कुल जनसंख्या में, वर्तमान देश की कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय से यदि भाग दिया जाए तो प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। टोटल जनसंख्या, इसका फार्मूला होता है राष्ट्र या प्रांत की टोटल जनसंख्या आब्लिक टोटल आय। तो जब उसके बाद होगा यहाँ टोटल पॉपुलेशन और टोटल इनकम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका जो है प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। इसका फार्मूला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को ज्यादा हम कुछ ना कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं और आप अपने अभिभावकों से या मेरा अनुरोध है कि हर बीजों में अंकुरण करने की जिस तरह क्षमता होती है उस तरह से हर बच्चे की IQ समान होती है, लेकिन आप कितना अच्छा माहौल उसे क्रिएट कर जाते हैं वो आपके माता पिता और अध्यापकों पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अपने श्रोताओं को हार्दिक वंदन और अभिनंदन के साथ नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।